पर निर्भर है और इस प्रकार के क्वेश्चन ही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है वी डिड इट चेंज इनटू नेगेटिव। सबसे पहले हमें क्या करना रहता है कि जो क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन को हम पढ़ें और कौन सा इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिया गया है जिसके आधार पर हम उसको चेंज करें। जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है वी डिड इट, ठीक है ना। तो इसको मैं दो तरीके से आपको बताऊँगा, एक तो शॉर्टकट ट्रिक के माध्यम से और दूसरा ये है कि जो रूल्स के आधार पर हम करते हैं। पहला तो ये है कि हम वर्ब को देखकर हम ये देखें कि ये किस टेंस का है। तो यहाँ पर डिड जो है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है। और सेकंड फॉर्म जो होती है वो पास्ट इंडेफिनिट में होती है। पास्ट इंडेफिनिट के किसी अफर्मेटिव सेंटेंस को जब हम नेगेटिव करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब डिड और उसके बाद में नॉट का प्रयोग करते हैं, और जो वर्ब रहती है उसको सेकंड फॉर्म से हम फर्स्ट फॉर्म में लेके आते हैं, ठीक है। ये नियम है। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा ये है कि जब किसी सेंटेंस में पहले से ही डू डिड या डज दिया जाए और सेंटेंस को यदि नेगेटिव करना हो तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वाक्य को वैसा का वैसा ही लिखना है। और जहाँ पर डू डिड या डज दिया गया है उसके बाद में हमें नॉट डू लगा देना है। सिर्फ इतना याद रखना है आपको, तो आपका आंसर बिल्कुल सही रहेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वी डिड। ऐसा कैसे लिखा, इसके आगे हमें क्या लगाना है, नॉट डू, और सेंटेंस में जो भी बचा हुआ पार्ट है वो वैसा का वैसे ही लिख देना है। तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। सिर्फ इतना लगाना है, वाक्य में यदि पहले से ही डू डिड या डज दिया जाए और वाक्य को नेगेटिव करना हो तो डू डिड या डज जो दिया गया है उसके बाद में हमें क्या लगाना है, नॉट डू लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही टीचर्स इंग्लिश। इसको भी नकारात्मक बनाना है। अब देखिए, जब भी हम किसी सेंटेंस को किसी दूसरे सेंटेंस में चेंज करते हैं, चाहे एक्टिव से पैसिव करें, नरेशन करें, कुछ भी करें, तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे कि वो कौन से टेंस की वर्ब का है। मतलब जो सेंटेंस है उसकी वर्ब के आधार पर ये फाइंड आउट करेंगे कि किस टेंस का है। तो यहाँ देखा जाए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टीच में ईएस लगा हुआ है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस कब लगता है, जब सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो। और वहाँ पर दो कंडीशन रहती है, हेल्पिंग वर्ब डू और डज। तो जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या फिर ईएस हो तो हेल्पिंग वर्ब डज का प्रयोग होता है। और सेंटेंस को जब हम नेगेटिव या इंट्रोगेटिव करते हैं तो वर्ब का एस या ईएस फिर हम हटा देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ही। अब ही सिंगुलर है, इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब डज का प्रयोग होता है। टीचर्स से ईएस हटा देंगे तो बचा क्या, टीच। सॉरी, नेगेटिव करना है तो डज के बाद में हम नॉट लगाएंगे, ही डज नॉट टीच इंग्लिश, ठीक। किसी प्रकार का कोई डाउट रहे, कोई क्यूरी रहे आपके दिमाग में तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, उनके पास इस वीडियोस को प्लीज़ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि अब बहुत दिनों बाद हम फिर से क्लास स्टार्ट कर रहे हैं तो हम रेगुलर कोशिश करेंगे कि आपके लिए वीडियोस प्रोवाइड करें। क्वेश्चन नंबर 3 है राजा क्राइड फॉर मिल्क चेंज इनटू प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में चेंज करना है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है सबसे पहले हम वो देखेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है, ठीक है ना। और सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है, जैसे ही, सी, इट या किसी का नाम है, तो फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाएंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ देखा जाए तो राजा, ये वर्ब की सॉरी माफ़ कीजिएगा, सिंगुलर है। तो राजा, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसमें ये मतलब यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म दिए गए, तो हमें चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वो होती है क्राई, CRY। लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट होने की वजह से उसमें एस या ईएस लगेगा। तो क्राई जो है, ये क्राई ना लिखते हुए हम इसको लिखेंगे क्राइज, मतलब वाई हट कर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, और फिर उसमें ईएस लग जाएगा। इसका भी एक नियम होता है, वो भी हम आपको बताएंगे। राजा क्राइज फॉर मिल्क, क्लियर है। अब ये भी मैं आपको क्लियर कर ही देता हूँ कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी यहाँ पर क्राई, और इसका जब हम इसमें एस या ईएस लगाते हैं तो वाई हट कर क्या हो जाएगा, आई। तो ऐसा क्यों हुआ है, जब भी किसी वर्ब के लास्ट में वाई हो और उसके पहले यदि कोई कंसोनेंट हो, मतलब कोई व्यंजन हो, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जैसे वोवेल होते हैं, मतलब स्वर, और व्यंजन होते हैं। तो स्वर क्या होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू। तो इनको छोड़कर यदि कोई अक्षर दिया गया है वाई के पहले, तो हम क्या करेंगे, वाई को हटाकर उसके स्थान पर आई कर देंगे और उसमें फिर ईएस लगता है, ठीक है ना। तो ये नियम था यहाँ पर।
और यदि इस वाई के पहले कोई वोवेल है, कोई स्वर है, तो फिर वो वाई हटता नहीं है। जैसे PLAY प्ले है ना। अब इस वर्ब के लास्ट का लेटर क्या है, वाई है। वाई के पहले क्या दिया गया है, ए, तो फिर इसमें इस वाई को हम हटाएंगे नहीं, इसमें सीधे से हम एस लगा देंगे। क्लियर है? आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलें। तो दे आर प्लेइंग फुटबॉल, चेंज द वॉइस, है ना। इसको चेंज द वॉइस मतलब ये एक्टिव वॉइस है, तो इसको हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। अब इसके भी बहुत सारे रूल हैं। पहले हम इसको देखें तो सबसे पहले हमारा नियम यही रहता है कि जो दिया गया सेंटेंस है उस सेंटेंस को हम देखें कि किस टेंस का है। तो यहाँ पर हम देखें तो जो सेंटेंस है वह सेंटेंस वर्ब से देखेंगे हम कि किस टेंस का है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यहाँ ING है और हेल्पिंग वर्ब आर है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING और हेल्पिंग वर्ब EJ हमारा हो तो सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस का होता है। अब हमारा नियम यह है कि जब एक्टिव वॉइस सेंटेंस किसी कंटिन्यूस टेंस का हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे जिसका एक्टिव वॉइस सेंटेंस दिया गया है। मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस की ही हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। उसके बाद में वाक्य से सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पर, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पर और क्रिया का तीसरा रूप आता है, ठीक है ना। और हेल्पिंग वर्ब के बाद में हम बीइंग का प्रयोग करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, फुटबॉल है, तो सब्जेक्ट के स्थान पर आ जाएगा तो फुटबॉल ही रहेगा। अब फुटबॉल के साथ में इज़ आएगा, फुटबॉल इज़। अब चूंकि ये कंटिन्यूस था तो इसमें क्या आ जाएगा, बीइंग। अब क्रिया का तीसरा रूप आएगा तो वो हो गया प्लेड। अब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पर जाएगा तो उसके पहले एक प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, वो है बाय। जनरली बाय का ही प्रयोग होता है। बाय, दे का क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। एक्टिव से पैसिव के भी बहुत सारे वीडियोस मैंने अपलोड कर चुका हूँ। जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किए जाते हैं वो सारे, और कक्षा 9वीं से लगाकर 12वीं तक के एक्टिव से पैसिव जिस टाइप के भी पूछे जाते हैं वो सब हम ऑलरेडी करवा चुके हैं। चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, प्लेलिस्ट में जाकर आप उन वीडियोज़ से अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। आगे देखते हैं। ही मेक्स नाइस टी, चेंज द वॉइस। इसको भी हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है क्योंकि एक्टिव वॉइस है। तो वही रूल है, वर्ब के आधार पर हम देखेंगे किस टेंस का है, और फिर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पर, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पर, और जिस टेंस का है उसके आगे वाले टेंस की हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। तो यहाँ पर क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ है, मैक में मैक, एस लगा हुआ है तो मैक्स हो गया। तो जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ACIES हो और सब्जेक्ट में कोई हेल्पिंग वर्ब ना हो तो ये इस बात को इंडिकेट करता है कि सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। और सेंटेंस यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो जब हम इसको पैसिव वॉइस करेंगे तो इसके आगे वाले टेंस की हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे जो होती है इज़, एम और आर, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आएगा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट है नाइस टी, ठीक है ना। सिर्फ टी नहीं, नाइस टी पूरा यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया है, मेक यहाँ पर वर्ब हो गई और ही यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया है। अब क्या करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो इसके आगे वाले टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। नाइस टी सब्जेक्ट के स्थान पर आएगा। अब नाइस टी सिंगुलर ही है तो इसके साथ में इज़ आएगा, नाइस टी इज़। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म तो वो होती है मेक, मेड और मेड। बाय, ही उधर जाएगा तो ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें तो है सीता डज नॉट सिंग, सी डज नॉट डांस, कंबाइन यूजिंग नाइदर नॉर। नाइदर नॉर एक कंजंक्शन है और नाइदर नॉर का यूज़ जो है वो तब किया जाता है जब दो विकल्प दिए गए हों और दो विकल्प में से हमें किसी का भी चयन ना करना हो। उस स्थिति में हम नाइदर नॉर का प्रयोग करते हैं। नाइदर नॉर का अर्थ होता है ना तो ये ना ही ये, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम एक बात और देख लें कि नाइदर नॉर जो है अपने आप में नकारात्मक है। यदि वाक्य में नकारात्मक अर्थ देने वाले शब्द दिए गए हैं तो हम उनको ओमिट करते हैं, मतलब उनको हटा देते हैं, और उनको हटाने पर वर्ब में क्या चेंज होता है वो हम देखते हैं। दूसरी बात यह है कि इसमें सब्जेक्ट यदि सेम सब्जेक्ट हो, एक ही सब्जेक्ट हो जिसका दो बार यूज़ होता है तो फिर हम आंसर लिखते समय सब्जेक्ट को एक ही बार लिखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आंसर देखते हैं। आंसर आएगा नाइदर सीता, ठीक है ना। अब डज नॉट यहाँ से हटेगा तो डज नॉट हटेगा तो
जब डज नॉट हटता है तो वर्ब में एस एस लगता है, तो सिंग का क्या हो जाएगा, सिंग्स। फिर नॉर, अब हम सब्जेक्ट पहले लिख चुके हैं तो प्रोनाउन लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो सी डज नॉट पूरा हट जाएगा। बचा क्या, डांस, तो डांस का क्या हो जाएगा, डांसेस हो जाएगा। ये एक तरीके से और बनता है, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, या उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बताऊंगा, है ना, क्योंकि मैं उसमें इम्फेटिक एक ग्रामर का पोर्शन होता है, उसको पहले मुझे आपको क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद में हम उस तरीके से भी नाइदर नोर का यूज़ कर सकते हैं इस प्रकार के सेंटेंस में। तो अभी के लिए ये सुटेबल है, ठीक है ना, आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। मोहन इज़ टू वीक टू लिफ्ट दिस बैग, रीराइट यूजिंग सो दैट, मतलब वाक्य में सो दैट का यूज़ करना है, ठीक। अब सो दैट का जो रूल होता है वो रूल ये है कि सेंटेंस में जहाँ एडजेक्टिव दिया गया है, एडजेक्टिव मतलब जो सब्जेक्ट के बारे में बताए, उसके पहले हम सो का यूज़ करते हैं, और TO2 जो दिया गया उसके स्थान पर हम दैट का यूज़ करते हैं, ठीक है। दूसरा ये है कि उस एडजेक्टिव के पूर्व जहाँ हमें सो लगाना है, वहाँ यदि TOO2 या फिर वेरी दिया गया है, या दोनों भी नहीं दिए गए हैं, मतलब दिए गए तो इनको हटाएंगे, नहीं दिए गए तो सो लगेगा इसी। तो वाक्य है यहाँ पर, मोहन इज़ टू वीक टू लिफ्ट दिस बैग, मोहन इतना कमज़ोर है कि वह बैग को नहीं उठा सकता, है ना। तो यहाँ पर आंसर होगा मोहन इज़, अब TOO2 को हटाकर हम क्या करेंगे, सो लगा देंगे, वीक, टू के स्थान पर क्या आ जाएगा, दैट आ जाएगा। एक चीज़ का ध्यान रखना, जब सेंटेंस में TOO2 और 2 दिया गया हो और सेंटेंस में सो दैट का यूज़ करना है, तो हम सब्जेक्ट का प्रोनाउन, जैसे मोहन है तो मोहन का प्रोनाउन होगा ही, के साथ में कैन नॉट या फिर कुड नॉट का यूज़ होता है ना। सेंटेंस यदि प्रेजेंट का है, जैसे इज़ है तो प्रेजेंट का है तो कैन नॉट, यदि पास्ट का होता तो कुड नॉट होता। लिफ्ट दिस बैग, ठीक है। कोई डाउट रहे तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलें तो 8वां क्वेश्चन है, ए फिर ओब्लिक है एप्पल, ओब्लिक एन, ओब्लिक डे, ओब्लिक द कीप्स अवे डॉक्टर, रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस, मतलब इन शब्दों को सही क्रम में जमाना है और एक वाक्य बनाना है जिसका कोई अर्थ निकले। तो मैं आपको एक बता दूं, एक कहावत है। कहावत क्या है कि एक दिन में एक सेब यदि आप खाते हैं तो आपको बीमारी नहीं होगी, मतलब डॉक्टर से आप दूर रहेंगे। तो ये इसका पूरा आएगा, एन एप्पल इन अ डे, एन एप्पल इन अ डे कीप्स अवे द डॉक्टर, ठीक है ना, ये इसका आंसर हो जाएगा। एन एप्पल इन अ डे कीप्स अवे डॉक्टर, कीप्स अवे अ डॉक्टर, ठीक है ना। मतलब एग्ज़ाम में एक कहावत हमेशा पूछी ही जाती है, तो आपको जो पिछले 5 सालों में जितने भी पेपर हुए हैं कक्षा 9 से लगाकर 12 तक, और उनमें कौन कौन सी प्रोवर्ब्स पूछी गई हैं जम्बलिंग लेटर्स के रूप में, तो वो भी हम देखेंगे और आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाएंगे। नेक्स्ट है, इफ़ राजेश डज नॉट एक्ट ही विल लूज़ एवरीथिंग, यदि राजेश अच्छे से एक्ट नहीं करता है तो वो सब कुछ हार जाएगा। तो अब क्या करना है, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग अनलेस, अनलेस का प्रयोग करना है। तो जब हम वाक्य में अनलेस का यूज़ करते हैं तो इफ़ वाक्य में रहता है और उस इफ़ को हटाकर हम अनलेस लगाते हैं। वाक्य में इफ़ के साथ साथ यदि डू नॉट, डिड नॉट या डज नॉट दिया गया है तो हम उसको भी हटाएंगे, और उसको हटाते समय वर्ब में यदि चेंज होता है तो वो चेंज करना अनिवार्य है। तो यहाँ पर हो जाएगा, इफ़ के स्थान पर क्या आ गया, अनलेस, राजेश, डज नॉट हटेगा तो एक्ट है तो एक्ट, अब डज नॉट हटता है तो वर्ब में ऐसे आएगा, तो एक्ट्स नाउ, फिर कोमा है जैसा कि दिया गया है, ही विल लूज एवरीथिंग। अगला क्वेश्चन है, सी इज वर्किंग हार्ड, सी वांट्स टू क्रैक नीट एग्जामिनेशन, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग टू इन्फिनेटिव, टू इन्फिनेटिव का यूज़ करके सेंटेंस को कंबाइन करना है। टू इन्फिनेटिव के ऊपर एक वीडियो स्पेशल मैं बनाने वाला हूँ। अभी फ़िलहाल मैं आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से इस क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ। सबसे पहले हम ये देख लेंगे टू इन्फिनेटिव होता क्या है। टू इन्फिनेटिव उस टू को कहते हैं जिस टू के जस्ट बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसको टू इन्फिनेटिव कहते हैं। तो यहाँ पर जब हम आंसर लिखेंगे तो क्या करना है, सी इज़ वर्किंग हार्ड, सी वांट्स ये पूरा हट जाएगा, और ये जो क्रैक है, ठीक है ना, यहाँ से आंसर पूरा लिखना है, सिर्फ इतना हटना है। सी इज़ वर्किंग हार्ड टू क्रैक नीट एग्जामिनेशन। ठीक है दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं।
और अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स जो भी कक्षा 9वीं से लगाकर 12वीं तक पढ़ रहे हैं, उन तक इस वीडियो को प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि वह भी घर बैठे अपनी तैयारी अच्छे से कर पाएँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स, रिलेटिव एंड क्लासमेट। थैंक यू वंस अगेन, टेक केयर।